नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज बातचीत के लिए बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद हैं। संघ से जुड़े रहे हैं, भाजपा में संगठन महामंत्री रहे, उसके बाद राज्यसभा में गए, फिर हरियाणा और त्रिपुरा के गवर्नर रहे। 2004 में जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, तब सत्ता और संगठन ने मिलकर सरकार चलाई थी। बहुत सारा अनुभव है इनके पास, बहुत सारी बातें, किस्से, एक्सपीरियंस। बीजेपी को अगर हम आज देखें तो बीजेपी बहुत बदल रही है। पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में अंतर है। चलिए हम इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनके एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत करेंगे और भाजपा में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कप्तान सिंह सोलंकी जी, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में और हमारे इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज चैनल जो 3 वर्ष पहले यहाँ पर स्थापित हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर आकर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और आज के इस साक्षात्कार में मैं स्वदेश न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस समय बदल रहा है, समय के साथ साथ देश भी बदल रहा है। और अपने देश में प्रिय लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जनता की बहुत भूमिका होती है और इसलिए पब्लिक ओपिनियन ये बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक दिशा में बनना बहुत ज़रूरी है। स्वदेश न्यूज़ चैनल उसमें बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। ये जानकर सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। जी सर, आपने जैसा अभी कहा कि समय बदल रहा है, वाकई में समय बदल रहा है और साथ में आपकी पार्टी भी बहुत बदल रही है। जिस तरह से अभी जो घटनाक्रम हुए हैं, 3 राज्यों में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, बना ली, सरकार बनाई, सत्ता में वापसी हुई। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का चयन, जिस तरह से एकदम नए लोगों को चांस, और भी इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए हैं, तो इस तरह के बदलाव को आप कैसे देखते हैं? इस बदलाव को मैं अपरिहार्य मानता हूँ, क्योंकि समय बदलता है। समय के साथ साथ देश की अपेक्षाएं, देश की आकांक्षाएं वो भी बदलती हैं। और पूरे विश्व पटल पर राष्ट्र की भी अपनी एक भूमिका होती है। उस भूमिका का निर्वहन उसको करना पड़ता है। और लोकतंत्र होने के कारण राजनीतिक दल होते हैं। कोई न कोई राजनीतिक दल जनता के मत से, बहुमत से जीत करके आता है और सरकार बनाता है। चाहे फिर राजनीतिक दल हो और चाहे फिर वो व्यक्ति हो या और भी कोई संस्था हो, अगर वो समय के अनुसार बदलती नहीं है या समय को नहीं भांपती है और जो वो उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है उस उद्देश्य के अनुकूल अगर ये अपने आप को नहीं ढालती है, तो फिर उस पार्टी का, उस संस्था का, उस व्यक्ति का बिल्कुल अस्तित्व लगभग ख़त्म हो जाता है और वो समय के बाहर चली जाती है, आउट ऑफ टाइम हो जाता है वो। और इसलिए पार्टी को समय के अनुसार और देश की जो आज अपेक्षा है 21वीं शताब्दी में, क्योंकि 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष की जो भूमिका है, जो हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जब 21वीं शताब्दी आएगी तो पूरे विश्व में भारत की होगी। और फिर देश की आज़ादी के अभी अमृत महोत्सव मनाएं, 25 वर्ष का अमृत काल चल रहा है, 2047वीं शताब्दी मनाएंगे और उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में नेतृत्व की दृष्टि से भारत बहुत आगे जा रहा है और इसलिए उस चुनौती का सामना करने के लिए पार्टी को उसके योग्य बनना पड़ेगा। योग्य बनने के लिए समय के अनुसार बदलाव जो है ये जरूर बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही बात की और एक पुरानी कहावत भी है कि चेंज इज कांस्टेंट, मतलब बदलाव ही है जो कांस्टेंट है। पार्टी बदल रही है। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री, जो युवा मुख्यमंत्री या जो बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री, वरिष्ठ विधायकों को ना चयन करके नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, इस प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यही बात अभी हो रही है चारों बगल। देखिए, प्रक्रिया परिणाम होती है और इस प्रक्रिया के पीछे कोई न कोई उद्देश्य निहित होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया का जो परिणाम है वो दिखता है, उसके अनुसार हमारा मत बनता है। भारतीय जनता पार्टी ये अब बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, करोड़ों की संख्या में इसके सदस्य हैं। इतना ही नहीं तो पार्टी से अपेक्षाएं बहुत हैं, और जिस तरह पार्टी जिस गति से प्रगति कर रही है, देश को जिस तरह वो आगे ले जा रही है, और जैसा पार्टी ने एक उद्देश्य घोषित किया है कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे और सबका विकास करेंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास। अब इस उद्देश्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो समाज, जो इतना बड़ा समाज है, 140 करोड़ की जो जनता है हमारी, इस जनता में से प्रत्येक व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि पार्टी हमारी है, सरकार चल रही है वो हमारी सरकार चल रही है, और इसलिए उस तरह का परिवर्तन करना निश्चित रूप से आवश्यक है। और जो एक परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगा वो अस्तित्व से बाहर चला जाएगा। अब कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है और 70 साल तक उन्होंने राज्य किया है, लेकिन इसके बाद भी आज अगर उसको हम देखेंगे तो अस्तित्व से बाहर होगी। और इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिसको जनता अल्टरनेटिव चुन सके। ये बहुत जरूरी है। लंबे समय तक जब एक पार्टी सत्ता में रहती है तो जनता उससे ऊब जाती है, एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको दूर करने के लिए पार्टी को फिर दूसरी पार्टी मजबूत न होने के कारण अपने अंदर ही परिवर्तन करना पड़ता है। तो वो परिवर्तन पार्टी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अभी देख ही रहे हैं हम लोग, तीनों राज्यों में देख रहे हैं, बिल्कुल नए चेहरे सामने आए हैं। लेकिन कोई भी परिवर्तन अगर होता है, कोई प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है तो उसका उद्देश्य या उसके पीछे की नियति, उसके पीछे की आपकी मंशा, उसके पीछे आपकी आकांक्षा, वो पवित्र होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। आप संघ से जुड़े रहे हैं सालों से, संघ पे अक्सर सवाल उठाते हैं और खास करके कांग्रेस उठाती है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार उठाते हैं, अटैक करते हैं, संघ की भूमिका पे क्वेश्चन मार्क रहता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप संघ से जुड़े रहे, सालों तक जुड़े रहे, उसके बाद आप पार्टी में आए? देखिए, जहाँ तक जो आपने नाम लिए हैं, संघ के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, ये करते हैं, तो वो सिर्फ संघ पर ही नहीं उठाते हैं, वो उनको मौका मिलता है तो प्रश्न ही उठाते हैं। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर क्या क्या बोलते हैं, सब क्या क्या बोलते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है उसके ऊपर। तो वो हमेशा इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, संघ के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं। लेकिन मैं एक मौलिक बात आप सब इस समय कहना चाहता हूँ, अपने देश के अंदर 2 बड़ी गड़बड़ी हो रही है। एक तो ये कि लोग धर्म को नहीं समझ रहे हैं, लोग धर्म और संप्रदाय को एक ही समझते हैं, जब धर्म ये मानव की जीवन पद्धति है। मनुष्य अगर जिस रास्ते को लेकर के चलता है और वो अगर देवतुल्य बनना चाहता है, नर से नारायण बनना चाहता है, तो उसको कोई न कोई पद्धति अपनानी पड़ती है। और वो जो पद्धति है वो अपने यहाँ धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, वो शाश्वत है। और संप्रदाय ये तो समय समय पर, ये युग के अनुसार वो आता है, कोई न कोई उसका प्रवर्तक होता है। जितने संप्रदाय हैं सब उपासना पद्धति है, वो हमेशा जो है वो लागू नहीं हो सकते। धर्म हमेशा लागू होगा। आप देखिए देश के अंदर धर्म और संप्रदाय में लोग अंतर नहीं करते, कांग्रेस तो बिल्कुल अंतर नहीं करती, वो पार्टी को सांप्रदायिक कहती है। जब आप देखिए जनता धर्म और सनातन धर्म को किस तरह स्वीकार करती हुई चल रही है। उसी तरह से जैसे धर्म के बारे में लोगों की भ्रांतियाँ हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ हैं। और इसलिए आरएसएस को आप नहीं समझोगे, धर्म को आप नहीं समझोगे, तो मेरी गारंटी है कि आप समाज से कट जाओगे, समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए संघ को न समझने के कारण जैसे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, चाहे जैसी आलोचना करते हैं, वैसे संघ के बारे में आलोचना करते हैं। लेकिन संघ तो हाथी की चाल चलता है, लोग भौंकते रहते हैं, कोई उसका परिणाम नहीं होता। संघ की भूमिका अहम मानी जा रही है। इस बार जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से 163 सीट्स आए हैं, माना जा रहा है कि संघ ने घर घर जाके जिस तरह से प्रचार किया उसका असर रहा है। नहीं, संघ की भूमिका तो प्रारंभ से ही है। उन्होंने जब से संघ की स्थापना हुई है तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो अपने अलग अलग संगठन खड़े किए हैं, उन प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अलग अलग संगठन खड़ा करने का मतलब क्या है कि वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उसी विचार को पुष्पित और पल्लवित करना चाहते हैं, जिस विचार के लिए देश जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब 1893 को याद करो, स्वामी विवेकानंद ने भारत के बारे में क्या कहा था।
उन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा था। तो स्वामी विवेकानंद का और जो महर्षि अरविंद हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, उनके अगर आप विचारों को अगर लेंगे तो इसी विचार को स्थापित करने के लिए संघ जो है आगे बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उसी विचार को लेकर के, क्योंकि उसके अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो आखिर संस्कारित तो वहीं से हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं 2004-2005 की, जब आप पार्टी में, मध्य प्रदेश में बीजेपी में संगठन के इंचार्ज थे। उस समय आप बहुत अहम भूमिका, आपका सख्त आपका कंट्रोल था सरकार को, आप बताते थे। खास करके पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के समय में हमने देखा है कि आप कैसे उनके साथ, सत्ता और संगठन साथ साथ चल के सरकार चला रही थी। तो थोड़ा उस समय के कुछ रोचक किस्से हम लोग को बताइए। नहीं, रोचक किस्से तो नहीं है, लेकिन सबक लेने वाले किस्से जरूर हैं जी। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी मध्य प्रदेश के अंदर। स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन 1992 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर एक घटना घटी। राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, बाबरी ढांचा टूट गया, और उसके कारण उस समय की जो सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, उस समय उन्होंने 4 सरकारें भंग कर दी। उसमें मध्य प्रदेश ही भंग कर दी। जबकि वो जो कॉज था राम मंदिर का, बाबरी ढांचा टूटने का, उस कॉज को आप देखिए, वो देश के लिए कितना आवश्यक था। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे अपने को समझ में आता है। आप विचार करो कि अगर बाबरी ढांचा वहाँ खड़ा होता तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता क्या कि वहाँ पर राम मंदिर बना दीजिए, क्योंकि बाबरी ढांचा को हटाने की बात तो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता था। लेकिन भविष्य देश की पहचान को स्थापित करने के लिए वो जो निर्णय था, उस निर्णय के विपरीत 1992 में बाबरी ढांचा टूटने के बाद 6 दिसंबर के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेसी सरकार ने चारों चुनी हुई सरकारें उनको भंग कर दिया, मध्य प्रदेश को भी भंग कर दिया। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन 98 में दोबारा मुख्यमंत्री बन गए वो। मैंने 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, और उस समय मध्य प्रदेश की हालत कैसी थी, पूरी तरह से सब दृष्टि से पीछे था, बंटा डार करके उन्होंने रखा था। और इसलिए उस समय फिर ये लगा कि मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए और पूरे देश के अंदर अपने प्रदेश की भूमिका ठीक तरह से स्थापित करने के लिए सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए संघ ने उसकी चिंता की। उमा भारती को मुख्यमंत्री का वो किया, उन्होंने इतना परिश्रम किया। 230 में 173 सीटें हम जीते। कांग्रेस तो सिर्फ 38 में चली गई। एसटी की पूरी सीटें हमने जीत ली, सिर्फ एक सीट गई यमुना देवी की, अन्यथा सब सीटें हमने जीत ली। तो उस समय जो रोल था संगठन, पहले तो पार्टी की सरकार बनाना, पार्टी की सरकार बनाने के बाद जैसा हम प्रदेश को बनाना चाहते हैं वैसा बनाना, तो ऐसा फिर सरकार के माध्यम से उसमें रोल हमारा स्वाभाविक था, और वो हमने अदा किया। लेकिन हम संगठन मंत्री थे, संगठन मंत्री की भूमिका में ही वो किया। लेकिन हम एक सीनियर कार्यकर्ता थे संघ के, चूँकि प्रांत प्रचारक रहे थे, लोग हमको सम्मान करते थे और ये लोग सब मानते थे। इसलिए लगता है ऐसा है कि सरकार हम चला रहे थे, लेकिन सरकार हम नहीं चला रहे थे, सरकार तो सरकार ही चला रही थी। बस हमारा तो सिर्फ एक मार्गदर्शन या एक दिशा थी कि सरकार ऐसी चलना चाहिए, और उसका परिणाम ये है 2003 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा। बाबूलाल गौर जी तो आपकी बात मान लेते थे, लेकिन उमा भारती नहीं मानती थी। बात सही है, और उमा भारती अब बहुत अच्छी नेता हैं। परिश्रम बहुत किया था उन्होंने, और उसमें वो अच्छी सरकार बनाई, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन बस थोड़ा सा ऐसा ही है कि सरकार बनने के बाद सरकार को जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए, कार्यकर्ताओं में जिस तरह का विश्वास पैदा करना चाहिए, वैसा जब नहीं होता है तो फिर जनता का मोह भंग होता है पार्टी से, सरकार से, और वो न हो ये जिम्मेदारी संगठन मंत्री की होती है। तो वो जिम्मेदारी हमने निभाई, और इसलिए फिर उस समय जो आवश्यकता वो हुआ, और वो पार्टी के लिए हुआ, देश के लिए हुआ, और हम देखते हैं कितना अच्छा हुआ। भाई उमा भारती के बाद जो मुख्यमंत्री आया, वो उस मुख्यमंत्री की चाह, और मुख्यमंत्री को तो लोग आज भी चाहते हैं, आज भी प्रेम करते हैं उसको। लेकिन अब चूँकि लंबा समय हो गया तो बदल होना चाहिए। ऐसा मैं क्या आशय निकालूं कि जो उमा भारती, उन्होंने तो खुद से रेजिग्नेशन वैसे दिया था,
लेकिन उसके बाद वो बाबूलाल गौर जी को बना के गई थी, अपनी जगह देकर गई थी। लेकिन उसके बाद बाबूलाल गौर जी के बाद जो शिवराज सिंह चौहान आए और दोबारा जो उमा भारती नहीं आई, तो कहीं ना कहीं आप सबकी भी उसमें भूमिका थी। नहीं नहीं, देखिए वो ऐसा नहीं है, व्यक्तियों के बारे में विचार न करें। पार्टी बड़ी होती है, पार्टी का उद्देश्य होता है, पार्टी सरकार में आती है तो सरकार के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं ये भी तय होता है, और उसको करने के लिए कौन व्यक्ति किस समय उपयुक्त है पार्टी उसका प्लेसमेंट करती है। इसलिए इसी व्यक्ति को चलाना है। भाई कांग्रेस की क्या बीमारी है? कांग्रेस की बीमारी तो यही है ना, जो एक बार प्रधानमंत्री बन गया बस वही चलता रहेगा। बात उल्टा है, जो बन गया उसका परिवार ही चलेगा, ये सब चलेगा, ये समाज स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए पार्टी की अपनी भूमिका होती है, सरकार बनने के बाद सरकार का भी अपनी एक दिशा होती है, और उस दिशा को उस समय उन परिस्थितियों में जो ठीक ढंग से निर्वाह कर सकता है पार्टी उसका चयन करके उसको स्थान दे देती है। ऐसा होता है हमेशा। इसलिए इसमें व्यक्ति का नाम ले लें, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। उसमें उमा जी थी और बाबूलाल जी गौर तो एक स्थानापन्न मुख्यमंत्री बना करके वो गई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने सोचा है कि हमको जिस तरह आगे ले जाना है उसके लिए थोड़ा परिवर्तन करना जरूरी है, तो वो परिवर्तन पार्टी ने किया, शिवराज सिंह चौहान को लाए। बट अभी जो शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मौका नहीं दिया, हालांकि वो 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, इतने बार के मुख्यमंत्री हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको कि समय के अनुसार जो आवश्यकता है उसके अनुसार पार्टी परिवर्तन करती है। और परिवर्तन सही। हाँ, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन ये तो जिंदा रहने का लक्षण है। अरे शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हम जिंदा हैं, और अगर प्राणी चले जाएंगे तो फिर काय का परिवर्तन है? परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन इस परिवर्तन को पार्टी के अंदर बड़ी सकारात्मक भूमिका में स्वीकार करते हैं। एक सवाल जो सबके मन में इस वक्त है, जो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, इतने यहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं, उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? नहीं, सवाल वरिष्ठ नेता और व्यक्तियों का नहीं है। सवाल यह है कि पार्टी का क्या होगा। पार्टी समय की जो मांग है उसको पूरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और समय की मांग को पूरा करने के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त होगा। पार्टी बहुत धनवान है, कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टोली है, वो किसी को भी ला कर खड़ा कर देंगे, और वो व्यक्ति उस दिशा में जाएगा। और तय करने वाली जो टीम है वो ये तय करती है कि आज की परिस्थिति में क्या उपयुक्त है, कौन व्यक्ति उपयुक्त है, और जिस व्यक्ति को चयन करते हैं समझते हैं कि वो ठीक है तो करते हैं। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि संभव नहीं हो पा रहा है तो बदल भी करते हैं। कई जगह बदल किए उन्होंने। कोई मध्य प्रदेश में पहला थोड़ी हो रहा है। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में तो उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए, पूरी कैबिनेट बदल दी, और बाद में मुख्यमंत्री जिसको बनाया वो चौथी पंक्ति में आखिरी में बैठा था, जैसे मोहन यादव यहाँ बैठे थे। उसको खुद पता नहीं था मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, जैसे नाम लिया गया चौंक गया वो पहली बार का विधायक था वो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका निर्णय पार्टी संसदीय बोर्ड बैठ करके करता है, समय की मांग के अनुसार उसकी परिवर्तन करते हैं। और कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं है कि वो स्थायी हो गया, आगे परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। और पार्टी इतनी धनी है कि कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। जब जिस समय जैसी आवश्यकता है वैसे लोग मिल जाएंगे और आराम से। अब आगे बात हो रही है लोकसभा चुनाव की, 2024 की, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव जो भी होता है वो चुनाव जनता की इच्छा का परिणाम होता है। और आज देश के प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सिर्फ देश की आवश्यकता नहीं है, ये विश्व की आवश्यकता है। तनाव, आतंकवाद और युद्ध ये देश की आवश्यकता नहीं है, ये विश्व की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए विश्व को एक ऐसा वातावरण चाहिए कि हम सह अस्तित्व के साथ, शांति के साथ, सबको सम्मान देते हुए हम आगे बढ़ सकें, ये विश्व की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता सिर्फ देश को नहीं है, पूरे विश्व को है। और ऐसी स्थिति में आज की परिस्थिति में 2024 के अंदर तो कोई चुनौती नहीं है, और कोई चुनौती होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का केंद्र में सरकार चाहिए वैसी है, और आगे भी इसकी ज़रूरत है। इसलिए उसके बारे में तो कोई सवाल है ही नहीं। बट कई बार लोग जो है आलोचना करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल है काफ़ी कुछ एक डिक्टेटरशिप वाला है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं नहीं, डिक्टेटरशिप कैसे हो सकता है? डिक्टेटर वो होता है इसका अपना स्वयं का कोई स्वार्थ होता है, स्वयं कुछ जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहता है। डिक्टेटर वो होता है। जरा मोदी जी को तो देखिए, उनका कौन सा स्वार्थ है उनका? वो तो परिवार छोड़ करके बैठे हैं।
जो कुछ उनको मिलता है मुख्यमंत्री के नाते या प्रधानमंत्री का जो कुछ मिलता है वो पूरा जनता में लुटा देते हैं। उनकी अपनी कोई अपेक्षा नहीं, उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। वो तो पूरी तरह अनासक्त हैं, सफ़ेद कपड़ों में सन्यासी हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ देश के लिए समर्पित है और देश किस तरह का होना चाहिए वैसा बनाने में सब कुछ लगे हुए हैं, कितना परिश्रम की पराकाष्ठा वो करते हैं। ऐसे व्यक्ति डिक्टेटर हो ही नहीं सकता। डिक्टेटर उनको लगता है जो कुछ इच्छा रखते हैं और उस इच्छा में सफल नहीं हो पाते तो वो डिक्टेटर का नाम ले देते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति जब समाज की इच्छा आकांक्षा के अनुसार कोई काम करना चाहता है तो किसी प्रलोभन के आगे उसको झुकना नहीं चाहिए। अभी तो 2023 है, 2024 का इलेक्शन होगा, वो तो 2047 का विजन लेकर के चले और उस विजन को पूरा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्या नीति अपना लेना चाहिए, उसको लेकर के वो चले। वो कैसे डिक्टेटर हो सकते हैं? अभी हाल ही में अजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है इन विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसको ये स्टेटमेंट नहीं है, हताशा और निराशा है और पार्टी को संकेत है कि अब आप इस लायक नहीं रहे हो, चुनाव लड़ो, क्योंकि जनता आपको रिजेक्ट करेगी। और चुनाव के अंदर सिलेक्ट करना, अप्रूव करना या रिजेक्ट करना ये जनता के हाथ में होता है। कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और ये अजय सिंह को समझ में आ रहा है कि जनता का विश्वास हम खो चुके हैं। जब जनता का विश्वास आप खो ही चुके हैं, आपको भरोसा ही नहीं है और जनता आपको चाहती नहीं है, तो अनावश्यक हारने के लिए चुनाव क्यों लड़ रहे हो? इसलिए वो कह रहे हैं, बड़े सच्चे दिल से कह रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए संकेत है कि आप अपने आप को सुधारो। जैसे बीजेपी लगातार अपने आप को समय के साथ चेंज कर रही है, समय के साथ चेंज करती जा रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। और राज्यसभा में या लोकसभा में जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो अभी पास हुआ है, उसमें देश के गृह मंत्री का क्या संकेत था कांग्रेस को? उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देखो, तुम पुरानी बातों के साथ चिपके रहोगे, 370 को फिर से स्थापित करेंगे, इसी बात पर अगर चिपके रहोगे तो मैं बताता हूँ जितने हो आधे रह जाओगे, आधे भी नहीं रहोगे, जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। तो वो जो भावना है, वही भावना जय सिंह कह रहे हैं कि आप इस लायक नहीं रहे, जनता आपको स्वीकार नहीं करती। आपको जनता स्वीकार नहीं करती तो हारने के चुनाव लड़ रहे हो क्या? इसलिए उन्होंने जो मन का भाव है, और सही बात है, वो क्या होगा, अभी वो 54 है लोकसभा के अंदर, अगर यही चलता रहा देख लेना वो 24 पे आ जाएंगे। सर, आपने स्वदेश न्यूज़ चैनल आप आए, आपने अपना समय दिया हमारे कार्यक्रम सबकी बात के लिए, इतनी सारी आपने गंभीर विषयों पे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? स्वदेश न्यूज़ चैनल के बारे में तो मैंने पहले ही कहा कि अच्छा ओपिनियन बनाने के लिए स्वदेश न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों को ठीक दिशा देने का प्रयास कर रहा है। और स्वदेश न्यूज़ चैनल में क्योंकि मुक्ता पाठक से हम बहुत पहले से परिचित हैं और इसलिए उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, अन्यथा मैं इंटरव्यू वगैरह से थोड़ा दूर रहता हूं, क्योंकि अब मैं नॉन पॉलिटिकल लाइफ जो है वो बिता रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका अपना मत होना चाहिए और उस मत के अनुसार जो है सरकार चले, इसकी उसको अपेक्षा करनी चाहिए और उसके लिए जो वो कर सकता है वो करना चाहिए। वो देशभक्ति का एक लक्षण है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की पूर्व गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी जी से। वो भाजपा से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, तो उनसे हमने कई विषयों पे बातचीत। उनका कहना एक ही है कि चेंज इज कांस्टेंट, और ये मूल मंत्र है जिसको बीजेपी भी लगातार फॉलो कर रही है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।